वेलकम टू प्रयास IAS अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दिस इज RK झा। टुडे लेक्चर सेकंड वी विल डिलीवर ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुडे एंड द टॉपिक इज गोइंग ऑन। हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किए थे वो आपको पता ही है कि रिवोल्ट ऑफ 1857। हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोग 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में उन सभी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का अप्रोच होगा कि सिविल सर्विस को क्रैक करना है। UPSC और जितने भी PCS एग्जाम आप देते हैं उन सब में आपका जो आप पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम है कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में प्राय पूछते हैं, चाहे आप PCS का एग्जाम दे रहे हैं या UPSC का दे रहे हैं। और सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है सिविल सर्विस के लिए वो 1857 का रिवोल्ट। तो हम लोग इसीलिए शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपने क्या देखा कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसमें आप लोगों को जो मैंने बताया था उसे आपने नोट भी किया होगा। और इन सभी के संबंध में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि आपका जो लिंक जो पहले वाला था पिछले वीक का वो जुड़ जाए, और फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे के इंफॉर्मेशंस को देखेंगे। आप लोगों को मालूम है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के संबंध में जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे उसमें सबसे मेन हीरो के रूप में अगर देखा जाए, मैंने शुरुआत करने वाले जो आपको फैक्ट्स में मैंने बताया था कि नाना साहेब जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले प्लानिंग की। आपको मैंने बताया था कि ऑफिशियल डेट जो डिसाइड हुई थी रिवोल्ट को शुरू करने का वो कब हुआ था, तो 31 मई 1857। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि उस डेट को रिवोल्ट शुरू नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? तो मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं आप। उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन होते थे, लोगों को पता नहीं होता था कहाँ पर क्या हो रहा है। आज के जैसा तो था नहीं कि पहले से ही सब कुछ पता होता है। तो उस समय लोग आना जाना करते थे, तभी फिर पता चलता था कि वहाँ पर यह घटना घट गई। तो नाना साहेब और मौलवी, आपको बताया था कि एक मौलवी साहब मिलकर के, दोनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया गया था कि रिवोल्ट जो शुरू होगा वो 31 1857 को शुरू करेंगे, और 31 मई 1857 को शुरू करेंगे। ये मैंने लिखाया था आपको। और मौलवी अजीमुल्ला, नाना साहेब दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था। तो इसलिए आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है जैसे कि आपके माइंड में विजुअलाइज हो जाए, पूरी तरह से आपको बातें समझ में आ जाए। और इसके बाद तो चलिए, हमारे सामने जुड़े हुए हैं निशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और अलेक्स शर्मा जी, आपका भाई वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए और बच्चे जुड़ते जाएं, जितने बच्चे जिसके पास लिंक पहुंच चुका है वो जुड़ते जाए। सुमित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, और बाकी और भी बच्चे जिसके पास लिंक पहुंच चुका है, आप लोग टाइम निकाल कर आएँ। बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हम लोग किस अप्रोच से पढ़ें जिससे कि याद हो जाए। एकदम बिल्कुल स्टोरी टाइप की बातें अगर आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री तो एक हिस्ट्री क्या है, हाई स्टोरी। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि उच्च क्वालिटी की कहानी, जिसमें कि उस घटनाओं से समाज को दिशा और दशा दोनों ही मिला। तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं फिर से एक बार। तो नाना साहब के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 31 मई 1857 को डिसाइड हुआ था कि रिवोल्ट शुरू करना है। बट रिवोल्ट वॉज नॉट स्टार्टेड ऑन द टाइम, इट वॉज स्टार्टेड बिफोर द टाइम। आई हैव टोल्ड यू द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। तो 10 मई को शुरू हो गया था, और 10 मई ही पूरे मैंने हिस्टोरियन के द्वारा वही माना गया कि 10 मई ही राइट डेट होगी, रिवोल्ट को शुरू करने की तिथि मानी जाएगी। तो कुछ और भी आप लोग याद करने के लिए, जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि बिहार में एकमात्र जो रिवोल्ट का लीडर, सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे, उसमें वो थे बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह जो कि बिहार में एकमात्र नेता थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। बाबू कुंवर सिंह की बहादुरी का बखान हम लोग करेंगे।
इनकी कहानियों के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनके बारे में। तो बाबू कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। आपको मालूम ही है कि जगदीशपुर के जमींदार थे ये, और इन्होंने ही मोर्चा संभाल लिया और अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिया था। लेकिन वही बहुत सारे कारण थे इसके असफल होने के, जिसको आपको मैं आगे बताऊंगा कि असफलता के क्या कारण थे। इसके बाद हम लोग झांसी की रानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि झांसी की रानी ने किस प्रकार विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने किस प्रकार अंग्रेज़ों को पानी पिलाकर रख दिया। हालांकि खूब बहादुरी के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत सारे और कारण थे जिसके चलते विद्रोह की सफलता नहीं मिल पाई। वो सारी बातें बताई जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं इस फोटो में कि झांसी की रानी के गोद में एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दामोदर राव इसका नाम रखा गया था, और इन्हें झांसी की रानी ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, दत्तक पुत्र। क्योंकि झांसी की रानी की कोई अपनी संतान नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने यह सोच रखा था कि आने वाले समय में यही उत्तराधिकारी होगा और झांसी का शासक यही बनेगा। क्योंकि झांसी की रानी को संतान तो पैदा हुई थी, एक पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी शोक में इनका पति गंगाधर राव, वो भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके पहले एक छोटे से पुत्र को, जो गंगाधर राव के भाई का पुत्र था दामोदर राव, उसे एडॉप्ट किया गया था और उसी को भविष्य में झांसी का शासक बनाने की योजना थी। लेकिन डलहौजी की जो नीति थी, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके चलते झांसी की रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाती है और झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद जो अगला अगर हम देखें तो 1857 के हीरो में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया इन्होंने, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के संबंध में आप लोगों को ये मालूम होगा कि ये पूरे इंडिया में रिवोल्ट के लीडर इन्हें बना दिया गया। हालांकि ये बनना नहीं चाहते थे, इन्हें बनाया गया। ये तो बहुत बड़े शायर थे, इनका मन इन सब में कामों में कहाँ लगता था। ये तो शेर व शायरी में करने में अपना समय बिताना चाहते थे। बादशाह भी ये बने तो ये अपनी मर्जी से नहीं बने, मजबूरी थी बादशाह बनना। यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिटेल आपको दिखाया जा रहा है कि मिर्ज़ा अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, इतना बड़ा नाम इनका था। शॉर्ट में इन्हें बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह नाम एक और पहले भी था, जो औरंगजेब के पुत्र थे, बहादुर शाह फर्स्ट। अब फिर वही नाम बहादुर शाह जफ़र का भी था, इसलिए इन्हें बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही वॉज द सेकंड सन एंड बिकेम द सक्सेसर ऑफ हिज फादर अकबर सेकंड। तो अकबर भी दो मुगल एम्पायर में हुए थे, एक अकबर जो बहुत ही पॉपुलर हुए और दूसरा अकबर सेकंड के पुत्र बहादुर शाह जफ़र थे। ये अकबर सेकंड के संबंध में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजा राम मोहन राय जब समाज सुधार का काम कर रहे थे तो उस समय मुगल बादशाह अकबर सेकंड ही थे। तो उन्हीं के पुत्र बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि 1837 से ये मुगल बादशाह बनते हैं और 1857 में रिवोल्ट इनके समय में ही हो जाता है। तो इस तरह पिछली क्लास में हम लोग आगे जो डिस्कस किए थे उसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया था, और फिर विद्रोह का स्वरूप भी आप लोगों को बताया गया था कि नेचर ऑफ रिबेलियन, नेचर ऑफ रिवोल्ट, क्या नेचर था, माने विद्रोह किस प्रकार से इतिहासकारों ने इसे एक्सप्लेन किया। तो सब ने अपना अलग अलग विचार दिया, जो आप नोट कर चुके थे, पिछली क्लास में आपने नोट किया था। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मिलिट्री रिवेलियन, ये स्टेटमेंट किसका था, तो जॉन लॉरेंस या जॉन सीले, इन्होंने कहा कि ये एक सिपाही विद्रोह था। मैंने आपको बताया था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ सिपाही म्यूटनी। इसने क्या कहा, सिपाही विद्रोह। जॉन लॉरेंस के साथ जॉन सीले भी शामिल थे इस स्टेटमेंट में, क्योंकि इन्होंने सिपाहियों को ही शुरू से लेकर लास्ट तक महत्व दिया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सिपाही विद्रोह था, ये कोई जनसाधारण का विद्रोह नहीं था।
फिर इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जेम्स ऑट्रम और टेलर इन दोनों ने कहा कि ये कुछ नहीं, बस हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था ये, क्योंकि हिंदुओं ने वही चर्बी वाला कारतूस जिसमें कि गाय की चर्बी का लेप की बात सुनी तो उन्होंने इनकार कर दिया उपयोग करने पर, जो कि तात्कालिक कारण बनता है, इमीडिएट कॉज बनता है। और मुसलमानों ने सुना कि इसमें सूअर की चर्बी का लेप है, तो गाय और सूअर की चर्बी के लेप की कहानी जो फैलाई गई अफवाह के रूप में, अफवाह थी या सच्चाई थी इस पर कहना बहुत मुश्किल है। तो दोनों ही धर्म के लोगों ने, जो सिपाही अंग्रेजी सेना में थे, उन्होंने इसे उस चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो ग्रिज्ड कार्टिजेस चर्बी वाला कारतूस की जो घटना थी, उसी ने आग में घी का काम किया रिवोल्ट को शुरू करने का। माने ऐसा था कि पहले से ही लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे और ग्रिज्ड कार्टिजेस की जो घटना थी उसने माचिस की तिल्ली का काम किया। जैसे बारूद के ढेर पर अगर बैठा हुआ है तो एक माचिस की तिल्ली जलाकर फेंक देने से क्या होता है, पूरा धू धू कर जलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह सकते हैं इसके अनुसार, जेम्स ऑट्रम टेलर के अनुसार, क्योंकि वही चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करना था और इसी के लिए ये लोग सारे अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए थे। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि टी.आर. होम्स द स्ट्रगल बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, यानी बर्बरता और सभ्यता की मध्य संघर्ष। एक्चुअली टी.आर. होम्स एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, इसने खुद को कहा सिविलाइज्ड, यानी अंग्रेजों को कहा सिविलाइज्ड और भारत के लोगों को कहा बर्बरता, यानी गंवार फूहड़, जिसको कि नियम कानून कुछ नहीं आता है। और इस तरह इसने कहा कि एक तो भारतीय जो थे वो बर्बर थे और अंग्रेज जो थे वो सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे। इस दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ वही था रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद वी.डी. सावरकर की बात हम लोग पढ़ चुके हैं। वी.डी. सावरकर ने कहा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि आज़ादी की पहली लड़ाई, जिसको आधुनिक इतिहासकारों ने अधिकांश रूप से वी.डी. सावरकर की बात को एक्सेप्ट किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि एस.एन. सेन जो बहुत बड़े इतिहासकार थे उसमें, उन्होंने भी वी.डी. सावरकर की बात को एक्सेप्ट किया कि वास्तव में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। इसके बाद रिलीजियस वॉर रीज ने कहा था, ये भी यूरोपियन हिस्टोरियन थे, इन्होंने रिलीजियस वॉर, वही चर्बी वाले कारतूस की घटना की बात को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि इसी के चलते ये धर्म युद्ध था, यानी भारत के लोग जो हिंदू मुसलमान भारी संख्या में इस विद्रोह में शामिल थे, ये दोनों ही अपने धर्म को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ इस रिवोल्ट में शामिल हो गए। इसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह की बात हम लोगों ने देखा था, जो बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता भारतीय इतिहासकार, इन दोनों ने राष्ट्रीय विद्रोह की बात कही थी। आपको मैंने ये भी बताया था कि बेंजामिन डिज़रेली ने इस विद्रोह की चर्चा, इस रिवोल्ट की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो आप लोगों ने नोट भी किया था पिछली क्लास में। और बाद में ये डिज़रेली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको बताया भी था कि किस अंग्रेज ने रिवोल्ट के बारे में ब्रिटिश संसद में चर्चा की थी और इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बेंजामिन डिज़रेली की बात देखना है ऑप्शन में कि कहाँ पर दिया गया है, उसको टिक करना है। या डिटेल में भी कई बार मेंस राइटिंग में भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें, तो स्वरूप में यही सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है, डिटेल में समझाना है। और फिर इसके बाद R.C. मजूमदार ने अपनी बुक में कहा कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, माने ना ही तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने कहा कुछ नहीं था, ये बस स्वार्थों की लड़ाई, मामूली झड़प, ऐसा रिवोल्ट पहले भी हो चुका था। बहुत सारा एग्जाम्पल इन्होंने अपनी किताबों में एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। मैंने समझाया था कि क्यों नहीं राष्ट्रीय विद्रोह, इन्होंने कहा क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद की भावना लोगों में नहीं थी, पैट्रियोटिक फीलिंग लोगों में नहीं थी, पता ही नहीं था कि राष्ट्र कहाँ तक है।
ये जो भारत का नक्शा भी आप देख रहे हैं, ये तो अंग्रेजों ने बनाया। रेड क्लिफ लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये रेड क्लिफ कौन था? एक ब्रिटिश ऑफिसर। इन्होंने ही भारत के नक्शे को बनाया। तो भारत जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है एक नक्शे में, ये पहले ऐसा नहीं था। भारत को तो आप कहो कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये फैला हुआ था, कहाँ था? ईरान के सीमा तक चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ईरान के सीमा तक चला गया था, अफगानिस्तान, फिर इसके बाद पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र, ये सब इंडिया का ही तो पहले पार्ट था। तो अखंड भारत की बात जो की जाती है, तो अखंड भारत का मतलब ईरान के सीमा तक का क्षेत्र जो था वो भारत में ही था पहले। तो भारत के नक्शा यानी भारत के लोगों में एक तरह से यूनिटी की जो भावना आई, जब उसे पता चला कि कहाँ तक हमारा एरिया है। तो पहले ऐसी कोई फीलिंग लोगों में थी नहीं, लोगों में रीजनल फीलिंग थी, क्षेत्रीयता की भावना थी। लोग बस अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अपने ही क्षेत्र को अपना मानते थे। बाकी पड़ोसी देश या राज्य जो है वो कुछ भी हो, कोई भी उस पर अटैक करे, उसे कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह ये सभी स्टेटमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने में, इसलिए इसको पीपीटी मॉडल में लाया, क्योंकि आप इसे बाद में याद कर सकें बढ़िया से, और नोट भी करके रखेंगे आप, क्योंकि जितना बार इसको पढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। इसके बाद आज जो हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे वो होगा कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का कारण। क्या कारण था इसका, इसको देखना है हम लोगों को। कारण, कोई भी विद्रोह या आंदोलन होता है, रिवोल्ट जो होता है, तो एक कारण से नहीं होता, बहुत सारे कारण इसके होते हैं। अच्छा, एक दिन में लोग उबता नहीं है। जो सेंसेबल पर्सन होता है, जिसके पास सेंस होता है, समझदारी होती है, वो एक दिन में नहीं उबता है। उबने के पीछे आप कह सकते हैं कि सदियों का असंतोष होता है। अब जैसे रिवोल्ट की बात हम करें, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण एक दिन का कारण नहीं था। आपको मालूम होगा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश का सबसे पहले इंडिया में बंगाल पर एक तरह से आंशिक रूप से अधिकार हो जाता है। 1764 में जब आपने देखा कि बक्सर की लड़ाई होती है, तो बंगाल पर पूर्णरूपेण कब्जा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पर जो स्थापित होता है वह 1757 से शुरू हो जाता है, और 1857 तक में पूरी तरह से भारत के सभी राज्यों को अपने अधिकार में उसने कर लिया था। तो जब से अंग्रेजों का इंडिया में एंट्री हुआ, तब से ही परेशानी शुरू हो गई थी, और उन सभी कारणों को हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे। ये पॉइंट्स जो बन सकता है उसमें आपको बताया जा रहा है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉज इसके क्या थे, फिर इकोनॉमिक कॉज इसके क्या थे, फिर सोशियो रिलीजियस कॉज इसके क्या थे, फिर हम लोग आएंगे इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज इसके क्या थे, मिलिट्री कॉज क्या थे, और फिर इमीडिएट कॉज क्या थे। देखो, जितने भी रिवोल्ट होते हैं सब में आप एक ही जैसा आंसर लिख सकते हैं। सभी रिवोल्ट का कारण ऐसा ही चलता है, अगर वो सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया है तब। नहीं तो अगर सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ अगर विद्रोह हो रहा है तो उसमें ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। अगर सत्ता के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर कोई विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुआ है, तो उसके पीछे कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ये फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कि सबसे पहले हम लोग इसके पॉलिटिकल कॉज को देखेंगे, राजनीतिक कारण, फिर इकोनॉमिक कॉज को देखेंगे, फिर सोशल और रिलीजियस कॉज को देखेंगे, फिर इसके बाद इसी में पॉलिटिकल कॉज में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, प्रशासनिक कारण क्या थे। फिर चूंकि ये सैनिक विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था, तो सैन्य कारण भी होगा, ये स्वाभाविक है। जो मेन टॉपिक है उसका कारण तो होगा ही। और फिर हर विद्रोह का, हर आंदोलन का सबसे अंतिम कारण जो होता है वो होता है इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। वही माचिस की तिल्ली जलाने वाली बात। जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सबसे रिसेंट में जो होता है, लेटेस्ट जो घटना होती है, उसी को कहते हैं तात्कालिक कारण। तो एक एक करके हम लोग इन सभी कारणों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए, और बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, चूँकि हम लोग अब कॉजेज़ पर आते हैं और एक एक करके सभी के बारे में बताया जाएगा। सुमित मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आपसे सीखना मेरा, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए तो लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही आ रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास तो हमारी होती ही होती है यहाँ प्रयास IAS एकेडमी में। अब मैं इसलिए लाइव आ रहा हूँ जिससे कि आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकें, चाहे जहाँ पर भी हैं आप, जिस जगह पर है आप वहाँ से जुड़ सकें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप वहाँ से पूछना चाहें तो मेरी नज़र आपके चैट पर भी रहती है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास ही है आपके लिए, ये आपके लिए ही बनाया गया है। बेहतर होता कि अगर आप यहाँ पर आ जाते तो हम डायरेक्ट रूबरू हो जाते, लेकिन आप मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं, जो बहुत सारे, चूँकि हमारे बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे स्टूडेंट हैं, चूँकि मैंने बहुत सारे स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हर तरफ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल इंडिया, हर जगह मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सभी बच्चों से हमारा लगाव बना हुआ है शुरू से ही। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप देखते हैं कि मैं बड़े प्यार और जतन से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सारे बच्चे पूरी तरह से अच्छी तरह से गाइडलाइन ले सकें और जो भी पेपर की तैयारी आप करते हैं उसको क्रैक कर सकें। तो इसलिए आप लोग जुड़े अधिक से अधिक संख्या में, और जो भी सवाल आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। आकाश रंजन, बिल्कुल आपको भी हेलो, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछेंगे आप, आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है कि कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस प्रकार 1 से लेकर 6 कारण, जिसमें कि एक कारण को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज और पॉलिटिकल कॉज को एक साथ पढ़ लेंगे तो 5 कॉज ही रहेगा। 5 कॉज को पढ़ना बहुत आसान होगा, आपको याद रखना भी आसान होगा, और बिल्कुल टू द पॉइंट जानेंगे हम लोग, क्योंकि टू द पॉइंट आप जब पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि याद भी तो रखना है हमें। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ सुन लिया बस, इस कान से सुना इस कान से उड़ा दिया, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मेरा पढ़ाने का बस एक ही लक्ष्य होता है कि अगर आपने पढ़ा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर क्या पढ़ाया मैंने। तो हमारा लक्ष्य शुरू से रहा है कि हमें आपको पास करवाना है। हमारा पढ़ाने का ही पर्पस होता है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उससे क्वेश्चंस जो पढ़ाया गया है उसी से आए, बाहर से कुछ नहीं आए। और जो भी आ रहा है वो सब आप जानते हैं, आपको सब कुछ उंगलियों के टिप्स पर याद है। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि आपको मैं समझा दूं और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉजेज के बारे में। कॉजेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कारण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो बस आपके माइंड में सेट करने के लिए ये बनाया गया है। मेरी तो आदत है एकदम डिटेल में पढ़ाने की, एक एक चीज़ को बताने की, जिससे कि एक एक गुत्थी सुलझ जाए आपके माइंड से, आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश रंजन जी। मकसद मेरा है आप लोगों को समझाना, जो भी आप पढ़ते हैं वो समझ में आपको आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। बस जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, यही हमारा लक्ष्य होता है। और वो जब अच्छा हो जाएगा तभी हमारी खुशी मिलेगी। तो इस प्रकार इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे राजनीतिक कारण में। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज में एक तो मुगलों का अपमान किया गया, इसको बताया जाएगा डिटेल में। अभी सिर्फ एक पॉइंट देख लेंगे आप, जैसे मुगलों को अपमान किया गया है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मुगलों को जो अपमान किया गया है उसमें आपको बताया जाएगा कि मुगल बादशाह जो उस समय था, तो मुगल बादशाह उसमें कौन था जब रिवोल्ट हुआ था। कुछ बातें मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो मुगल बादशाह कौन था उसमें जिसके साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक निर्णय लिया और उसे अपमानित किया। तो एक बार जल्दी मुझे आप उधर से मैसेज करके बताएंगे कि जिस समय रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें मुगल एम्परर कौन था। एक बार जल्दी मुझे मैसेज करके बताएं, क्योंकि मैंने अभी अभी चर्चा किया इसके बारे में और मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे पहले बताता है, क्योंकि क्लास का मतलब क्लास, आपको भी जवाब देना पड़ेगा उधर से, तभी तो ताली दोनों हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से थोड़ी बजेगी। अब मैं ही सिर्फ बोलता रह जाऊं
और आप सुस्ती में रहें तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया। मैं पूछा था क्या क्वेश्चन कि कौन से मुगल बादशाह को सबसे ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ा, जिसमें रिवोल्ट हुआ था उस समय मुगल एम्परर कौन था? अभी तक किसी ने भी मैसेज नहीं किया है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भेजें उधर से। चलिए ठीक है, आप जानते हैं, हो सकता है कि मैसेज आने में आपका टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफर के साथ क्या अपमान अंग्रेजों ने किया, किस प्रकार का अपमान किया। तो 1849 में, पहले 1849 में लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल था तो उसने क्या किया, उसने बहादुर शाह जफर को ऑर्डर दिया कि आप रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली को खाली कर दो, दिल्ली के लाल किले को खाली करो। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रिटिश सैनिक रहेंगे। आपके लिए कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा घर है, वो रिजर्व कर दिया गया है, आप वहीं जाकर रहो। बताओ, जिस लाल किले को, जिस रेड फोर्ट को उसके पूर्वजों ने बनाया, आपको मालूम होना चाहिए कि रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ये किसने बनाया था? शाहजहां। हाँ, अभी आंसर आया हुआ है आकाश का, बहादुर शाह जफर आपने बताया, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को तो मैं पिछली क्लास में बताया, अभी भी चर्चा किया था, वो तो आप सही बताएंगे ही। हो सकता है मैसेज आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे तो पता ही है कि आपको मालूम है सब कुछ। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था अपने समय में। आपको मालूम है कि शाहजहां का जो शासनकाल था, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने रेड फोर्ट बनाया, ताजमहल बनाया शाहजहां ने। तो इस तरह शाहजहां के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग, जो कि बहादुर शाह जफर के पूर्वज थे, मैंने उसको अपने ही घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बताइए भला ये कैसे बर्दाश्त की जाती? तो किसके द्वारा बर्दाश्त नहीं हो रहा था? मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। भारत के जो मुसलमान थे वे मुगल बादशाह को अपना नेता मानते थे, चाहे वो जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, वो मुसलमानों का नेता था। तो मुस्लिम समुदाय के लोग कसम में आ गए, अंदर से काफी गुस्से में आ गए कि उनके नेता को अपमानित किया जा रहा है, उसके घर से निकलने का आदेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, जब डलहौजी चला गया तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग आता है डलहौजी के बाद, और कैनिंग क्या कहता है कि बहादुर शाह जफर जब मर जाएगा तो इसके बाद अब किसी भी मुगल शासक को बादशाह का सम्मान नहीं मिलेगा, उसको एक मामूली सा राजकुमार माना जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम पावर अंग्रेजों के पास है, अब कोई बादशाह नहीं है। बादशाह का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर जिसके पास होती है, सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है, महाराजा धीराज। जैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते थे कि सबसे बड़ा शासक क्या कहता था अपने आपको? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब क्या? महाराजाओं का महाराज, सर्वोच्च शक्ति। तो उसी प्रकार जब मुस्लिम शासन काल आता है तो महाराजा धीराज के लिए दो शब्द का प्रयोग होता है। एक दिल्ली सल्तनत के समय में सुल्तान, ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूं, दिल्ली सल्तनत के समय में सुल्तान जो महाराजा धीराज था, और मुगल काल में बादशाह। तो बादशाह का सम्मान समाप्त करने की बात कही गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में। ये जो दो ऑर्डर निकाला गया, इससे मुगलों का अपमान हुआ। मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उसका अपमान किया गया, और इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो भारत के थे, वे लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट होने लगे कि अंग्रेजों को इंडिया से निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अब रास्ता है नहीं। तो इस तरह आपको याद रखनी है
कि मुगलों का अपमान तो एक होगा ही होगा। इसके बाद डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त किया। देखिए, इसमें आप लोगों को ये याद रखनी है, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग उधर से क्वेश्चन करते रहना, कहीं भी कोई भी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उधर से आप क्वेश्चन करते रहना। कहीं भी मान लो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस और आ जाता है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर पर तो आप पूछ ही सकते हैं, इसका तो कोई मैंने रोक टोक है ही नहीं। इसके अलावा भी आप कोई भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके मन में हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया या कोई क्वेश्चन का सेट आपने बनाना शुरू किया, वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर ही आपको पता नहीं है या पता है उसमें कुछ और बता रहा है, तो बेहिचक बेझिझक हमसे आप पूछेंगे। यहाँ पर आप ये सोचो कि ये आपकी ही क्लास है, ये आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ये क्लासें हो रही है। तो इसलिए आप एकदम अपने आप को फ्री महसूस करो कि कोई भी क्वेश्चंस अगर मन में बनता है जो हमें नहीं आता है, आपको अगर नहीं आ रहा है, आंसर आपने जो दिया है वो गलत हो रहा है जबकि आप मान रहे हैं कि वो सही है, तो वैसे क्वेश्चन सबको आप मुझे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछेंगे आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, जामा मस्जिद भी, लाल किला भी, ठीक है, बिल्कुल सही। अरे आप लोग तो सब परफेक्ट हैं भाई, सब जानते ही हैं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि टॉपिक में जो डिस्कस हो रहा था वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इसमें डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त किया। इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त किया। देखो, इनाम आयोग, एक इनाम कमीशन बनाया गया था। इनाम कमीशन क्या था? पहले क्या होता था कि जो ऑफिसर्स, सामंत लोग, फ्यूडल लॉर्ड्स या छोटे क्षेत्र का जो शासक, जमींदार, अगर अच्छा काम किया तो उसको राजा खुश होकर क्या करता था, उसे कुछ जमीनें दे दी जाती थी। जमीन दे दी जाती थी और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसको जागीर कहते थे, वतन जागीर, आपने नाम सुना होगा, वतन जागीर, उसको वतन जागीर कहते थे। वो उसका खानदानी हो जाता था। आप लोग आपस में बातचीत के क्रम में भी कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये जागीर है क्या? तो जागीर का मतलब क्या होता है? खानदानी, वंशानुगत, उसकी ही पीढ़ी की वो हमेशा रहेगी, दूसरा उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है और कोई टैक्स भी वो सरकार को इस पर नहीं देता है क्योंकि वो उसकी अपनी जागीर मानी जाती है। तो इनाम के तौर पर जो जागीर मिला था भारत के अमीर वर्ग के लोगों को, जमींदारों को, राजाओं को, सामंतों को, फ्यूडल लॉर्ड्स को, तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत बड़ा क्षेत्र इनामी जमीन थी और उस पर कोई टैक्स नहीं आ रहा था। डलहौजी क्या चाहता था कि कमाई अधिक से अधिक करें इंडिया में। वो तो यहाँ कमाई करने आया था अंग्रेज, यहाँ कोई समाज सेवा के लिए थोड़ी आया था वो कि सोशल सर्विस करना है, समाज सेवा करना है। तो डलहौजी ने इनाम आयोग बना दिया, इनाम कमीशन, और उसके बाद इसकी सिफारिश पर जितने भी जागीरदारों को जागीर दी गई थी उसकी ज़मीन को हड़प ली गई। अब स्वाभाविक है कि सैकड़ों साल से उसके खानदान के लोग उस ज़मीन पर अपना हक जता रहे थे और उसकी ज़मीन छीन ली गई ये कहकर कि इस पर तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, सरकार के पास कोई फ़ायदा नहीं जा रहा है, इसलिए अब ये तुम्हारे मालिकाना अधिकार में नहीं है। इससे भी असंतोष की भावना बढ़ गई, डिसकॉन्टेंटमेंट फीलिंग जो आई, अनसेटिस्फैक्शन जो हुआ वो इसके कारण भी हुआ। और इस तरह एक कारण आप ये भी नोट कर सकते हैं कि डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त कर ली। जागीर जब्त हो जाती है, जिसके चलते जो बिना जागीर के जागीरदार थे, जिसके जागीर को जब्त कर ली गई, वो सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो बहुत सारे जमींदार ने भी तो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए क्योंकि उसकी जमींदारी छीन ली गई थी। बाबू कुंवर सिंह क्या थे?
बाबू कुंवर सिंह जमींदार ही तो थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। शाहाबाद, जगदीशपुर का पूरा एरिया इनका अपना था। तो इसीलिए तीनों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि ये कैसे होगा जब हमारा शुरू से हमारे खानदान के लोग इस पूरे एरिया पर अधिकार रखा हुआ है, ये छीनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए तो बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो एक तो कारण आपने ये देखा। उसके बाद डलहौजी ने ही आगे जो एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई वो क्या थी? विस्तारवादी नीतियां, एक्सटेंशन पॉलिसी। और वेलेस्ली ने भी, मैंने वेलेस्ली और डलहौजी दोनों ने विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दिया। उसमें से सबसे पहले वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया और फिर डलहौजी ने लाया व्यपगत सिद्धांत। अब आइए इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या क्या हम लोगों को राजनीतिक कारणों में, पॉलिटिकल कॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक आइडिया आपको मिल गया कि पॉलिटिकल कॉज में मुख्य रूप से हमें क्या याद रखना है। मुगलों का अपमान, डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त किया, और फिर विस्तारवादी नीति में ये दो नीति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सहायक संधि के बारे में और दूसरा व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति या राज्य अधिग्रहण की नीति या फिर लेफ्ट की नीति, बहुत सारा नाम इसका है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, हसमुख चौहान जी आइए और फायदा उठाइए इसका। और आरा के जगदीशपुर के थे, बिल्कुल सही बताया आपने, आकाश रंजन, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन हो पूछते रहेंगे उधर से। आपके चैट पर भी मेरी नज़र है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका मैं जवाब भी दूं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डिटेल में देखते हैं। डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका कॉजेस। कौन सा टॉपिक है? कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का कारण। इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें हम लोग 5 कारणों पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन? सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, फिर किस पर आ जाएंगे हम लोग? इकोनॉमिक कॉज, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉज। आप लोग नोटबुक भी साथ में रखना और नोट भी करते रहो, सिर्फ कहानी नहीं सुनना है। ये कहानी किस्सा सुनाने के लिए मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये रियल में क्लास है ये। इसलिए आप नोट भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या होता है? रीड मच, राइट मोर, थिंक मोस्ट। 3 फॉर्मूले पर चलना है आपको। 1 बार पढ़ो, 2 बार लिखो और 3 बार सोचो, तब वो टॉपिक आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इसलिए आप नोटबुक साथ में रखो और लिखते रहो। इसके बाद तो पॉलिटिकल कॉज, फिर इकोनॉमिक कॉज, फिर सोशियो रिलीजियस कॉज, फिर हम लोग पढ़ेंगे मिलिट्री कॉज, मिलिट्री कॉज, और फिर इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो होगा इमीडिएट कॉज। इसके बिना तो कोई भी घटना संभव है ही नहीं। इमीडिएट कॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है
तात्कालिक कारण, यानी पहले सामाजिक, ये पहले राजनीतिक, सामाजिक थर्ड में पढ़ेंगे, पहले राजनीतिक कारण, ठीक है, फिर आर्थिक कारण, ठीक है, फिर सामाजिक तथा धार्मिक कारण, इसके बाद सैनिक कारण, इसके बाद तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, ठीक है। इन सभी को डिटेल में देखना है। और बच्चे जितने भी हैं जुड़ते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक फायदा मैं आपको दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज। राजनीतिक कारण, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे वो पॉइंट्स कौन कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, तब सबसे पहले आपका पॉइंट क्या होगा इसमें? सब्सिडियरी, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम यानी सहायक संधि प्रणाली। ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे इसमें। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या था, सहायक संधि क्या था। आप लोग तो पढ़े भी होंगे इसको। क्या ऐसी बात थी इसमें कि लोग उबल गए अंग्रेजों के खिलाफ? क्यों हम इसे 1857 के विद्रोह का कारण माने? आखिर इसमें क्या हुआ था? तो चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। ये जो सिस्टम आता है, इसके पहले इसी प्रकार का एक और सिस्टम था। वो सिस्टम कौन सा था? तो रिंग फेंस पॉलिसी। याद करो आप, रिंग फेंस पॉलिसी यानी घेरे की नीति। इसको जानने से पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड को हम लोग टटोलते हैं, फिर हम इस पर आते हैं। सहायक संधि के पहले इसी प्रकार की एक नीति थी, और उस नीति को क्या कहा गया था? घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। ये जो रिंग फेंस पॉलिसी थी, रिंग फेंस पॉलिसी यानी घेरे की नीति, घेरे की नीति। एक्चुअली हुआ क्या कि अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। पलासी की लड़ाई के बाद ही ना बंगाल अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। अंशतः आया था, पूरी तरह से नहीं। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया। तो पलासी की लड़ाई के बाद से ही अंग्रेजों ने यहां पर अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसको क्या कहा गया? गवर्नर। याद करो आप कि गवर्नर जो सबसे पहली बार बंगाल का बनाया गया, वो किसको बनाया गया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को पहली बार बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, क्योंकि क्लाइव की ही मेहनत का परिणाम था कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर पाया। इसीलिए क्लाइव को क्या कहा गया है? फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्या कहा गया? कि ब्रिटिश
साम्राज्य का भारत में संस्थापक, फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्लाइव ने 2 बार गवर्नर का पद संभाला, एक बार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी बार आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लासी की लड़ाई से पहले उसको कोई खास ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी, उसमें 1757 से लेकर 1760 तक रहा, अब फिर उसको वापस बुला लिया गया था। लेकिन क्लाइव ने अपनी कमाई काफ़ी कर ली थी। क्लाइव जो कि मामूली सा क्लर्क था, बेशक वो कर्नल की ट्रेनिंग ले चुका था, इंग्लैंड में तो ये परंपरा है, आज भी इंग्लैंड में ये कानून है कि सेना का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। एक पिता के 2 पुत्र हैं तो कम से कम एक को मिलिट्री का ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि इंग्लैंड छोटा सा देश है और कैपिटलिस्ट कंट्री है इंग्लैंड। कैपिटलिस्ट कंट्री होने के कारण वहां पर लोग सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा कि कैपिटलिज्म जहां पर होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहां की होती है, वहां पर डिफेंस, जुडिशियरी और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, यही 3 सरकारी, बाकी सब प्राइवेटाइज होता है, सब प्राइवेटाइज होता है। और कैपिटलिस्ट कंट्री में लोग सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते। भाई इंडिया थोड़ी है कि चपरासी भी बन जाओ तो फिर भी करोड़पति, आउटी इनकम है और बढ़िया डिपार्टमेंट मिल गया, मालदार डिपार्टमेंट, तो फिर माल ही माल काटो। पहले ऐसा कहाँ था? इंग्लैंड में तो ईमानदारी से सारा काम करना पड़ेगा, सैलरी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और अगर कोई बिजनेस शुरू कर देता है कैपिटलिस्ट कंट्री में, दिन रात मेहनत करता है, तो बिजनेस का क्या फंडा होता है कि अगर आपने ईमानदारी से काम लगातार 3 साल तक किया, 3 इयर्स तक अगर आपने काम कर लिया, तो फिर आप फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखो जितने भी बिजनेसमैन आगे बढ़े हैं, उसने शुरू में बहुत मेहनत की, 1 साल में तो बिजनेस की पहचान बन पाती है किसी तरह, दूसरे साल में नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, तीसरे वर्ष में आप चांदी काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब तक आपका क्षेत्र बन गया रहता है। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री होता है वहां पर लोग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं। तो इंग्लैंड में देश की सुरक्षा भी तो आवश्यक है, जनसंख्या कम है, इंडिया जैसा थोड़ी है कि कोई भी पोस्ट निकल जाए, यहाँ लाखों की संख्या में लोग लाइन में खड़े हैं कि भाई किसी तरह बना लो, कुछ भी बना दो। वहाँ पर तो ऐसी बात है नहीं। तो इंग्लैंड में डिफेंस के लिए एक एसेंशियल एक्ट है कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि परिवार में एक सदस्य को मिलिट्री का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो क्लाइव ने मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया था, अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, कर्नल रैंक तक उसने डिग्री ले ली थी। और इसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी में आकर के एक क्लर्क की नौकरी कर रहा था। कंपनी की नौकरी वो क्यों आकर इंडिया में करने लगा, जबकि उतना काबिल व्यक्ति था वो? इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते थे इंग्लैंड के, उसको कंपनी सैलरी बहुत कम देती थी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में वो अपना पर्सनल ट्रेड इंडिया में कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। तो सैलरी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं था उसको, फायदा किससे था? अपना जो पर्सनल ट्रेड करता था। तो क्लाइव इसीलिए यहां पर आकर ज्वाइन कर लिया था कि चलो क्लर्क की नौकरी कर लेते हैं। मद्रास में ज्वाइन किया था उसने, जिसको आज चेन्नई कहा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी। और फिर इसके बाद क्लाइव को आपदा में अवसर का मौका मिला, क्योंकि जब फ्रांस से इंग्लैंड एकदम हार के पस्त हो चुका था, 3 बार कर्नाटक की लड़ाई होती है, फर्स्ट बार में तो फ्रांस ही जीत गया था, इंग्लैंड की हालत खराब थी। सेकंड बार में भी इंग्लैंड की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि डुप्ले जैसा सेना नायक फ्रांस की आर्मी में था। डुप्ले का नाम आपने सुना होगा। डुप्ले ने तो अंग्रेजों को पानी पिला रखा था। अब लग रहा था कि अब
इंग्लैंड का शासन जो भारत में है, ब्रिटिश शासन, उसको छोड़ के भागना पड़ेगा, ये हालत हो गई थी। सन्नाटा था पूरी तरह से। और उसी समय मद्रास में ही चर्चा हो रही थी कि अब क्या किया जाए। अंग्रेज सोच रहे थे, अपना स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कैसे फ्रांसीसियों को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि फ्रांस अगर यहाँ पर रहेगा तो फिर तो हम यहाँ पर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रांस सबसे बड़ा कंपटीटर था किसका, ब्रिटिश का। तो इसीलिए सब चिंतित थे, ब्रिटिश बैठे हुए थे, डिस्कस चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी, किसी को कोई माने उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसी समय आपदा में अवसर, क्लाइव कहता है कि एक बार मैं कोशिश करूं। अब मामूली सा क्लर्क ये बोल रहा है एक बार मैं कोशिश करूं, तो देखो इंग्लैंड की बहुत बड़ी खासियत क्या है कि वो सबको मौका देता है, जिसमें जो एबिलिटी है, चाहे वो कोई भी काम करे, काम से मतलब नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है, अगर उसके अंदर वो योग्यता है तो वो उसे पदभार दे दिया जाता है। क्लाइव ने जैसे ही कहा कि क्या मैं एक बार कोशिश करूं फ्रांसीसियों को हराने का, तो जो सब कोई निराश हो चुके थे, उसके मन में, उन अंग्रेजों के मन में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी कि चलो कोई तो मिला जो कि कोशिश करने के लिए तैयार है, क्योंकि अंग्रेज जो था वो तो कमजोर पड़ चुके थे फ्रांसीसियों के सामने। और तब क्लाइव को क्या दिया गया कि भाई ये जो फ्रांसीसी कर्नाटक की लड़ाई में हमें हराने वाला है सेकंड बैटल में, इसको किसी तरह जीता जाए। तो क्लाइव ने क्या प्लान बनाई कि सारे फ्रांसीसी और चंदा साहब लोग कहाँ थे, उधर राजकुमार को घेरने में लगे हुए थे। वो आपको जब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच संबंध जो पढ़ाया जाता है, कर्नाटक की लड़ाई, बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर जब बताया जाएगा तो वहाँ पर डिटेल में हम समझाएंगे। अभी सिर्फ समझाने की बात हो रही है। तो चंदा साहिब उधर, जो कि कर्नाटक का नवाब बनने का ख्वाब देख रहा था, बन चुका था एक तरह से। अनवारुद्दीन को वो एक तरह से मार चुका था, उसके बेटे को मारने के लिए फ्रांसीसी और ये चंदा साहब वो उधर गए थे। आरकोट, जो कि कर्नाटक की जो कैपिटल मानी जाती थी, वो असुरक्षित था। क्लाइव ने यही दिमाग लगाया और उसने सीधे आकर आरकोट को जीत लिया। तो ये ध्यान रखें कि जब राजधानी पर अधिकार हो जाता है किसी देश की राजधानी पर, तो पूरा देश उसके अधिकार में मान लिया जाता है। किसी एक क्षेत्र को जीतने से पूरा देश का अधिकार नहीं माना जाता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, आतंकवादी या चाइना के जो लोग हैं सैनिक, वो कुछ क्षेत्र को अधिकार में कर लेता है, कहता है कि हमने जीत लिया। वो कोई जीत होती है? वो तो ऐसे चलते रहता है। वो तो पड़ोसियों की लड़ाई है। राजधानी को अगर वो जीत ले, उस पर अधिकार कर ले, तब ये माना जाएगा कि नहीं, उस देश पर उसका अधिकार हो चुका है। तो क्लाइव ने यहाँ पर बड़ा दिमाग लगाया। आरकोट, जो कर्नाटक की कैपिटल मानी जाती थी, उसको अपने अधिकार में कर लिया और फिर पासा पलट गया। अंग्रेजों की जीत हो गई, फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हो गई। डुप्ले को वापस बुला लिया गया और फ्रांसीसियों ने झुककर अंग्रेजों से दोस्ती किया कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो। गदेहू का नाम आपने सुना होगा, गदेहू। डुप्ले के जाने के बाद गोदेहू आता है और गोदेहू अंग्रेजों से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कि लड़ाई झगड़े से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है, अब दोस्ती कर लो, हम भी व्यापार करते हैं, तुम भी करो, क्षेत्र को हटाओ, क्षेत्र से हमें कोई मतलब नहीं है। बस वही जो डिफीट किया सेकंड कर्नाटिक वॉर में अंग्रेजों को, ये सेकंड कर्नाटिक वॉर में पहले तो अंग्रेजों को डिफीट होना था, लेकिन क्लाइव के सपोर्ट से, अंग्रेजों की ओर से क्लाइव जब आ गया तो फ्रांसीसी डिफीट हो जाता है और फिर डिफीट ही हो गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो तो एक फॉर्मेलिटी थी सिर्फ। तो क्लाइव ने अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत दिलाई सेकंड कर्नाटिक वॉर में, और उसके बाद धीरे धीरे सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आना शुरू हो जाता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव को ही कमांडर बनाया जाता है। क्लाइव ने उसी सूझबूझ से इस लड़ाई को जीत ली। आपको मालूम होगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो जीतता है वो लड़ाई से नहीं जीतता है, अपनी कूटनीतिक चाल से जीतता है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी।
तो कैसे उसने डिप्लोमेटिक पॉलिसी से काम लिया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच में दुश्मनी थी। मीर जाफर को क्लाइव ने मिला लिया अपने पक्ष में। भाई मीर बख्शी था वही मीर जाफर, मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति था वो। तो जब मुख्य सेनापति ही अंग्रेजों के पक्ष में चला गया तो जीत तो अंग्रेजों की होनी थी। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने अंग्रेजों को साथ दे दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। जीत अंग्रेजों के हाथ में। अंग्रेजों को बंगाल में पैर रखने की जगह मिल गई, डचों को भी भगा दिया। बंगाल में जो डच का जो व्यापारिक क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार आप लोगों को याद रखनी है कि क्लाइव ने ही अंग्रेजों को जीत दिलाई और ब्रिटिश शासन की नींव भारत में रखी। साम्राज्य की शुरुआत अगर किसी ने किया तो वो क्लाइव ने ही किया। और इस प्रकार हाँ, अग्निवीर तो अलग है, उसका एक 4 साल का वो सिस्टम है। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम है अग्निवीर के बारे में। तो अग्निवीर की बात अलग तरह की है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि क्लाइव ने बंगाल में जीत दिलाई, लेकिन अंशतः जीत थी। पूर्णतः जीत कब मिलती है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, यानी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और उसके बाद उसकी जीत हो जाती है अंग्रेजों की। फिर एक बार जीत, ये रियल में लड़ाई थी वो। बैटल ऑफ प्लासी को लड़ाई नहीं कह सकते हैं आप, वो तो धोखाधड़ी थी। अंग्रेजों ने छल से युद्ध को जीता क्योंकि उसके पास सैनिक शक्ति मजबूत नहीं थी उस समय। नवाब के पास, बंगाल के पास जो सैनिक शक्ति थी बहुत मजबूत थी। तो इसलिए वहां पर अंग्रेजों ने दिमाग से काम लिया, लड़ाई से ज़्यादा दिमाग लगाया। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जीतने का काम किया। 3 शासक एक साथ मिल गया था, फिर भी हार गया। आपसी तालमेल के अभाव में और स्वार्थपन के अभाव में ऐसा हुआ। एक बार पुनः जब इलाहाबाद की ट्रीटी होने लगी 1765 में, तो एक बार पुनः क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया गया कि भाई आ जाओ, तुम ही एक बार, तुम ही ठीक से ट्रीटी करो, चूँकि हम लोग का पलड़ा भारी हो चुका है इंडिया में। अब तुम इंडिया को बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हो। तो क्लाइव को बुलाया गया स्पेशली इलाहाबाद की ट्रीटी में, इलाहाबाद की संधि में, और बढ़िया से उसने संधि करवाई अपने पक्ष में अंग्रेजों ने, और बंगाल को पूर्ण रूपेण अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे करके और भी सभी राज्यों को, भारत के जितने भी थे, लास्ट में अवध पर भी कैप्चर हो जाता है। माने इस बीच में 1757 से लेकर 1857 के बीच में अलग अलग तरह की नीतियां अपनाकर अंग्रेजों ने भारत के प्राय सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। और इसके बाद तो क्लाइव के बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर बंगाल का बनता है वो कौन था? क्लाइव के बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर बंगाल में बनता है वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और 1785 तक यहाँ पर आता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था, ये आने के साथ ही एक इसने डिप्लोमेटिक पॉलिसी शुरू की, और वो पॉलिसी कौन सी थी? घेरे की नीति। घेरे की नीति यानी इसको क्या कहेंगे हम? रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। इसमें देखो उसने क्या किया। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये जो नीति लाई गई ये किसके द्वारा लाई गई? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था ये 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल में पहले गवर्नर और फिर बाद में गवर्नर जनरल बनकर आता है। पहले गवर्नर और फिर बाद में गवर्नर जनरल बनकर आता है। क्योंकि इसी के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया
और उसमें क्या कहा गया कि द गवर्नर ऑफ बंगाल वुड बी डिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा। तो ये दोनों ही था, बंगाल का गवर्नर पहले बन के आया, फिर 1773 से ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी क्या थी कि क्यों नहीं भारत के वैसे राज्य, खास करके अवध के लिए बेसिकली ये पॉलिसी अपनाई गई, क्योंकि अवध बहुत महत्वपूर्ण स्टेट था अंग्रेजों के लिए। क्योंकि अवध बंगाल और मराठों का जो क्षेत्र था उसके बीच में पड़ता था, और मराठे भी बंगाल पर कब्जा करने के लिए आतुर थे, और मराठे जब जब बंगाल की तरफ आना चाहते थे तो अवध से होकर के आना था उसको। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अवध को अभी अगर हम अपने अधिकार में डायरेक्ट ले लेंगे तो फिर तो डायरेक्ट मराठों से ही हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अंग्रेज लड़ाई कम लड़ना चाहता था। क्या रीजन था इसका? क्योंकि अंग्रेज था बिजनेस करने के लिए आया था यहां वो लड़ने नहीं आया था, बहादुरी दिखाने नहीं आया था। वो तो शासन उसको जो मिला, जैसे खाना परोस के थाली में दे दिया जाता है तो खाने में क्या दिक्कत होता है, इस तरह से हो गया। वो यहाँ पर कभी ये सोचकर नहीं आया कि हमें यहाँ पर शासन करना है, क्षेत्र को अपने अधिकार में करना है। क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी कि ओनली ट्रेड नो टेरिटरी, सिर्फ व्यापार, कोई भूभाग नहीं। वो तो भूभाग मिल गया उसको, जब मिल गया तो लेने में क्या दिक्कत है, ले लिया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इस तरह वारेन हेस्टिंग्स ने एक नीति अपनाई, घेरे की नीति। क्या कि बीच में जो स्टेट है उसके चारों तरफ से हमारे सैनिक उसको सुरक्षा देगा। स्टेट के चारों तरफ अंग्रेजी सैनिक रहेंगे, ब्रिटिश मिलिट्री किसी भी स्टेट को सुरक्षा देने का काम करेगा, ब्रिटिश सैनिक। अब देखो, मान लो ये स्टेट है और चारों तरफ जो उसके बॉर्डर पर सैनिक है, वो कौन से सैनिक हैं, तो ब्रिटिश मिलिट्री है। और इसने ये कहा, वारेन हेस्टिंग्स ने, कि ये जो स्टेट का जो किंग है इसको अपने फंड से इन मिलिट्रीज को खर्चा देना पड़ेगा। सैलरी, अलाउंसेस, जो भी सुविधाएं होगी वो अंग्रेज नहीं देगा। वो इस राज्य का जो राजा है, जो अपना सुरक्षा चाहता है, जो सुरक्षित रहना चाहता है, वही देगा। तो घेरे की नीति नाम क्यों हो गया? चूंकि राज्यों को चारों तरफ से घेरने की नीति अपनाई गई। ये घेरने की नीति किसकी थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की। और खर्च भी नहीं देना था उसको, सिर्फ इसको अपने सैनिक प्रोवाइड करना था। माने आप कह सकते हैं कि किराए पर सैनिकों को लगा देना। अब देखो, इसमें दोनों तरह का फायदा हो रहा है उसको। क्या क्या फायदा हो रहा है? एक तो इस राज्य को वो घेर के रख लिया, अवध पर कब्जा अब दुश्मन जो अंग्रेजों का होगा वो नहीं कर सकता है। दूसरा कि बंगाल में अगर मराठे एंट्री करता है तो पहले अंग्रेजों से यहीं पर लड़ लेना पड़ेगा उसको, फिर अवध में घुसेगा तो अवध के सैनिक भी हैं, वो इसका मुकाबला करेगा, तो फिर कहाँ रुक पाएगा? दो सैनिक शक्ति से उसको मुकाबला करना पड़ेगा मराठों को, तब बंगाल में एंट्री करेगा। तो बंगाल तो बहुत सुरक्षित था। तो अवध एक तरह से बफर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश हो चुका था। अंग्रेजों ने बफर स्टेट बनाया उसको, और घेरे की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने दूसरों को ही खर्च पर अपने सैनिकों को भी रखना शुरू कर दिया। तो ये अवध के लिए बेसिकली नीति बनाई गई, घेरे की नीति। लेकिन सैनिक चूंकि बाहर ही रहते थे, राजा के बारे में, जो नवाब होते थे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पाती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हो नहीं पा रहा था। अब जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर, तो उसने इस घेरे की नीति को ही और विस्तार दे दिया, और घेरे की नीति का नाम बदलकर क्या कर दिया? सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें क्या किया। अभी तक आपने देखा कि घेरे की नीति में तो सिर्फ बाहर ही सैनिकों की सुरक्षा है, अंदर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही थी। तो सहायक संधि ने यह काम कर दिया। कैसे किया? तो एक बार हम लोग देखते हैं इसमें। सब्सिडियरी
अलायंस सिस्टम, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रथा या सहायक संधि प्रणाली। इसमें सबसे पहले तो याद रखेंगे आप, किसे शुरू करने का काम किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। ये लॉर्ड वेलेस्ली कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली कौन था, तो ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 टू 1805। वेलेस्ली जब यहां पर आता है तो इसने सहायक संधि नामक एक पॉलिसी शुरू की, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। इसमें क्या बात कही गई कि भाई जितने भी स्टेट हैं, अगर उसको सुरक्षा चाहिए तो हम उस स्टेट में चारों तरफ तो सैनिक रखेंगे ही रखेंगे, जिससे दुश्मन उसके स्टेट पर आक्रमण ना कर सके। दूसरा, राजा जो शासन करने का टेंशन लेता है, क्यों लेता है टेंशन, राजा बना है टेंशन लेने के लिए क्या, भाई तू टेंशन मत ले, तू पेंशन ले, आराम कर और शासन छोड़ दो मेरे लिए। तुम गद्दी पर बैठना चाहते हो बैठो, सिंहासन पर बैठो, हम तुम्हें सिंहासन से नहीं हटाएंगे, सिंहासन पर तुम ही बैठो, राजा ही बैठेगा, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो हमारे अधिकारी करेगा। अंग्रेजों ने, वेलेस्ली ने क्या कहा कि सुरक्षा घेरा तो रहेगा हमारा, लेकिन तुम्हारा काम भी जो शासन करने वाला है वो भी हम ही कर लेते हैं। अरे थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा तुम्हारा, और क्या होगा, आराम तो तुम्हें मिलेगा, आराम करना। तुम क्यों शासन करने का टेंशन लेते हो, टेंशन हमें दो, तुम पेंशन लो। तो बहुत सारे शासकों ने सोचा कि भाई ये तो भाग्य से ही ऐसा होता है, ये तो हमारा बढ़िया भाग्य है कि इस प्रकार का ऑफर मिल रहा है कि हमें शासन भी नहीं करना पड़ेगा और गद्दी हमारी ही है, वो हमारे राज्य की सुरक्षा भी अंग्रेज करेगा, हमारा शासन का कार्यभार भी अंग्रेज ही संभाल लेगा। ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, इसको कौन ठुकरा सकता है। और इसमें कंडीशन क्या रखी गई कि जो भी राजा इस अलायंस में ज्वाइन करता है, हमारे साथ संधि करता है, उसके लिए हम सहायक साबित होंगे। कैसे, तो उस राज्य की सुरक्षा हम करेंगे। राजा को अब अपना सैनिक नहीं रखना है, किंग को अपना सैनिक अब नहीं रखना है, अब उसके पास अंग्रेजी सैनिक रहेंगे जाकर के। बस राजा को खर्चा देना है, बस खर्चा, सैलरी वैलरी जो भी होगी, सुविधाएं वो तुम देखो, हम उसका कुछ नहीं देख सकते हैं, हम तुम्हें बस सुविधा देंगे, जो जितना मांगोगे सैनिक उतना सैनिक हम देंगे, हथियार हमारा होगा, माने हथियार हमारा होगा, जमीन तुम्हारी होगी, दुश्मन तुम्हारे होंगे और सुरक्षा हम करेंगे। और क्या कहा कि तुम्हारा शासन देखरेख करने का काम एक ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश अधिकारी करेगा। वो शासन भी देख लेगा तुम्हारा, लेकिन वो कभी कोई दावा नहीं करेगा कि हम शासक बनेंगे। हाँ, एक काम राजा को कह दिया, चेता दिया, क्या, ये कहा कि तुम अगर मान लो किसी दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता करोगे, व्यापारिक समझौता हुआ या किसी तरह की कोई बातचीत करोगे, तो एक बार खबर अपने रेजिडेंट को जरूर कर देना कि भाई मैं ये करने वाला हूं। रेजिडेंट अगर कह दे तभी ऐसा करना, बाहर वाला काम तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो, अपने राज्य के अंतर्गत जो काम करना है करो तुम। ये राजा को कहा गया। तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया मौका है, हमें तो अपने राज्य की सुरक्षा करनी है। राज्य अगर हमारा सुरक्षित हो गया
और हमें शासन भी नहीं करना है, शासन भी यही देखेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा पैसा ही तो देना है। हैदराबाद जो था बहुत अमीर रियासत था, बहुत अमीर देश, भारत का अमीर राज्य था, उसमें राज्य देश जैसा था। आपको मालूम होगा कि 565 भारत में राज्य थे उसमें, जो देश के रूप में था। सभी अलग अलग कानून सब में था, राजा सब में अलग अलग होते थे। तो हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले इस अलायंस में शामिल हो जाता है। सबसे पहले कौन शामिल होता है इसमें? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम शामिल हो जाता है सबसे पहले इसमें 1798 में। इसके बाद इसमें और भी राज्यों को शामिल किया जाता है। और कौन से राज्य शामिल होते हैं? ये तो नंबर 1 में शामिल हुआ। सेकंड नंबर में शामिल हो जाता है इसमें तंजौर। तंजौर तमिलनाडु में स्टेट था, उसको शामिल कर दिया गया। तंजौर 1799 में शामिल हो जाता है। इसके बाद टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की लड़ाई होती है और टीपू सुल्तान युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 4th एंग्लो मैसूर वॉर में वो मारा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर को भी, यानी टीपू सुल्तान का जो राज्य था, मैसूर को भी अपने पक्ष में मिला लिया। तो मैसूर भी आ गया 1799 में ही। फिर इसके बाद अवध को भी शामिल कर लिया जाता है। अवध जो कि घेरे की नीति के अंतर्गत था, इसको भी शामिल कर लिया जाता है। अवध जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी उसमें, और इसे 1801 में शामिल किया गया है। इसके बाद मराठों को भी मजबूर होना पड़ता है सहायक संधि में शामिल होने के लिए। मराठे में सबसे पहले आता है पेशवा। पेशवा सबसे पहले शामिल हो जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। पेशवा 1802 में पेशवा आ जाता है। फिर भोंसले शामिल हो जाता है। ये सब मराठों के अलग अलग टाइटल हुआ करते थे। भोंसले शामिल हो जाता है, ये भी 1802 के ही करीब। फिर इसमें शामिल हो जाता है सिंधिया शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखनी है कि ये मराठे भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के चंगुल में पड़ जाते हैं, और फिर अंग्रेज़ों के चंगुल में पड़ने के बाद ये सब गुलाम बन जाता है। तो एक तरह से भारत में गुलामी की शुरुआत अगर आप कहेंगे तो फिर कब से? सहायक संधि की जब शुरुआत होती है तब से ही असंतोष की भावना लोगों में आनी शुरू हो गई, और फिर यही असंतोष धीरे धीरे बढ़ते 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 एक विकराल रूप ले लिया, और फिर 1857 में रिवोल्ट हो गया। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग इसी प्रकार हर पॉइंट्स पर डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपका जो अप्रोच है सिविल सर्विस का वो क्लियर हो जाए। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो एकदम आपके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि पेन आपका कभी रुके ही नहीं, और आप कम समय में अधिक से अधिक लिख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को सारी बातें बताई जाएगी। आप लोग अगर पटना में अवेलेबल हैं या आसपास हैं कहीं पर, तो आप आ सकते हैं प्रयास IAS एकेडमी में। प्रयास IAS एकेडमी बोरिंग रोड क्रॉसिंग के पास है। वो एड्रेस भी आपने देखा होगा, PPT में दिया गया था। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। ऑफलाइन की क्लास जो होती है और बेहतरीन ढंग से आपको उसमें बताया जाता है। ऑनलाइन में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में और बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। तो आप क्लास में आए, अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।